ये बहुत मुश्किल लोग हैं, ये किसी की बात नहीं सुनते, ये किसी की बात नहीं मानते, इनसे बात मनवाना मुश्किल है, ये तो अपने घर वालों की बात नहीं मानते सुनते, क्योंकि आपकी कैसे सुनेंगे। बचपन से इनको ट्रीट कैसे किया गया। हमें जिस एज में बच्चों को तरबियत की जरूरत होती है, ट्रेनिंग की जरूरत होती है, माँ बाप की शफकत की जरूरत होती है, सोसाइटी के तामुल की जरूरत होती है, उस एज में के साथ क्या सलूक किया गया। तो तंज भी करते हैं कि जो इनके साथ काम करते हैं वो इनकी तरह हो जाते हैं, थोड़ा इस तरह की चीजें आपने फेस की। कुछ लोगों की तरफ से ड्राइव भी किया, हौसला किया गया कि इन लोगों के साथ नाम टैच होगा कि इनके साथ काम करते हैं तो लोग पता नहीं क्या स्टिग्मेटाइज करेंगे, जिस तरह से लोग इनको करते हैं। इनकी हेल्प के लिए तो दूर की बात है, इनके साथ लोग बात करना भी पसंद नहीं करते। इनको वो कोई फैसिलिटी, कोई सहूलत ऐसी मिलती ही नहीं है जिससे ये वो अपना फिजिकल इशू है या कोई साइकोलॉजिकल इशू, कोई इशू है तो उस पर ये कोई इलाज करवा सकते हैं। इनके बारे में सर हम एक चीज देखते हैं अपनी सोसाइटी में कि ये लोग तो बड़े पैसे कमाते हैं ये लोग, और ये सारी चीजें हैं, तो आप कह रहे हैं कि इनको पैसे। हाँ, ये एक्चुअली जब इनकी शुगर चेक करवाई जाती है तो 400-500 इट इज वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल ये 400 शुगर है, 500 शुगर है, और वो बेचारे बात कर रहे हैं। डॉक्टर्स उनको कहते हैं जिनको तो फौरन एम्बुलेंस में उठाए और इमरजेंसी में भेज दें, और वो लोग ऐसे करते हैं और वो कह रहे हैं ये तो दिस इज ये तो नॉर्मल बात है। और फिर क्या होता है कि कभी उनके हो गया, उनकी डेथ की खबर आ गई, कभी किसी और चीज पे अटैक हो गया तो उनकी डेथ की खबर आई। एक 60 साल का बुजुर्ग जो मुझे अपनी टांग से कपड़ा उठा के दिखाए कि ये बचपन में मेरे बड़े भाई ने ये मेरी टांग तोड़ी हुई है। माँ जैसा काइंड और हमदर्द फिगर कोई नहीं होता, माँ ही होती है। अब वो कहता है कि मुझे मेरी माँ ने आके कह दिया है कि बच्चे तुम घर से चले जाओ, हमारी फैमिली तुम्हें शादी कर। नाउ आई फील प्राउड कि मुझे इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मुझे इन लोगों की मोहब्बतें समेटने का मौका मिला, इन लोगों की दुआएं लेने का मौका मिला कि जितने खूबसूरत ये लोग हैं, जितने ये दिल से इज्जत करते हैं, जितना ये दिल से दुआ करते हैं आपके लिए, ये तो ब्लेसिंग्स हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द इनसाइड शो। दिस इज मोहम्मद आसिम। जैसे कि आपको पता है हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है जिसमें हम लोग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास बैठते हैं और उनसे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। जब ह्यूमन बिहेवियर पे बात करते हैं तो हम लोग बच्चों पे हमने बात की, पेरेंटिंग पे बात की, इसके अलावा एडल्ट्स पे बात की, लेकिन इन सारी चीज़ों में एक हमारी कम्युनिटी है जिस पे बात बहुत कम होती है या ना होने के बराबर बात होती है। ये कम्युनिटी हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी पे बात करने के लिए आज स्पेसिफिकली हमने ऐसी शख्सियत को दावत दी है जो कि बहुत ही मेरे ख्याल से रेलेवेंट है। पिछले 10 साल से वो इनके साथ काम कर रहे हैं। आपका नाम सर अशरफ रफीक साहब है। आप इस कम्युनिटी के साथ गुज़िश्ता 10 सालों से काम कर रहे हैं। इनके आप सोशल इश्यूज देखते हैं, फिजिकल इश्यूज, साइकेट्री के हर लिहाज से आप इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं और एक नामवर इदारे में आप ये सारी फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इतने सारे एक्सपीरियंस के साथ, इतने सर आप पेशे से आप साइकोलॉजिस्ट हैं, तकरीबन 20 से 25 साल का आपका तजर्बा है। इतने सारे एक्सपोजर के साथ, इतने एक्सपीरियंस के साथ मेरे लिए सर ये एजाज़ की बात है कि आज आपने मुझे टाइम दिया और आप हमारे साथ यहाँ पे बैठे। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने इस चैनल के तवज्जुह से मुझे इस टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। और जैसा कि आपने कहा कि पिछले 20 से 25 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस साइकोलॉजी पेशे से मुंसलिक हूँ और मुझे ड्रग एडिक्ट्स, साइकेट्री के पेशेंट्स और दूसरे लोगों से काम करने का मौका मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ काम करते करते एक ऐसी कम्युनिटी के साथ भी काम करने का मौका मिला जिसके बारे में मुझे पता चला कि इस पर कभी कोई इतना ज्यादा काम नहीं हुआ होगा, या इनके साथ लोग काम करना पसंद नहीं करते और बात करना, काम इनके साथ, इनकी हेल्प के लिए तो दूर की बात है, इनके साथ लोग बात करना भी पसंद नहीं करते। तो स्टार्ट में थोड़ी सी हेजिटेशन थी कि हाउ वुड आई डू, मैं इनके साथ कैसे काम करूंगा, कैसे इनके साथ अपना एक रैपो बना सकूंगा। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह एक मुश्किल कम्युनिटी है बेसिकली, कहने की हद तक जो लोगों से सुनते थे। हाँ जी, एक्सपीरियंस हमारे जो है मिक्स है। हाँ, ये बहुत मुश्किल लोग हैं, ये किसी की बात नहीं सुनते, ये किसी की बात नहीं मानते, इनसे बात मनवाना मुश्किल है, ये तो अपने घर वालों की बात नहीं मानते सुनते, तो ये आपकी कैसे सुनेंगे। ठीक है, 10 साल से आप सर काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक्सपीरियंस बताएं। नाउ आई फील, एक्सपीरियंस की बात है कि नाउ आई फील प्राउड कि मुझे इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मुझे इन लोगों की मोहब्बतें समेटने का मौका मिला, इन लोगों की दुआएं लेने का मौका मिला कि जितने खूबसूरत ये लोग हैं, जितने ये दिल से इज्जत करते हैं, जितना ये दिल से दुआ करते हैं आपके लिए, ये तो ब्लेसिंग्स हैं।
सर मुश्किल कम्युनिटी हमने सुना तो है, और हम जो रोजमर्रा की चीजों में देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, आम इंसान को लगेगा कि ये मुश्किल है, थोड़े से डिफरेंट तो होते हैं देखने में, या मुश्किल आप इस सेंस में कह सकते हैं कि बचपन से इनको ट्रीट कैसे किया गया। यस, हमें जिस एज में बच्चों को तरबियत की जरूरत होती है, ट्रेनिंग की जरूरत होती है, माँ बाप की शफकत की जरूरत होती है, सोसाइटी के ताउन की जरूरत होती है, उस एज में इनके साथ क्या सलूक किया गया, और फिर हम इन पे ब्लेम बाद में देंगे कि इन्होंने उसका रिजल्ट क्या दिया। तो पहले तो हमें यही देखना है कि इनके साथ कैसा सलूक किया गया, इनकी उस तरह से पेरेंट्स जिस तरह से दूसरे बच्चों की तरबियत करते हैं, जिस तरह से दूसरे बच्चों का ख्याल रखते हैं, जिस तरह से दूसरे बच्चों को फॉर द होल ऑफ देयर लाइफ, जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं अपनी जिंदगी तक वो बच्चों की केयर करते रहते हैं हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में, तो क्या इनके साथ भी वैसा सलूक किया गया, इनके साथ वैसी ही मोहब्बत की गई, इनके साथ वैसे ही सलूक किया गया जैसा पेरेंट्स अपने दूसरे बच्चों के साथ करते हैं। ये पॉइंट की बात है। मैं सर आपके चैलेंजेस के बारे में, क्योंकि आपने एक स्टार्ट लिया, क्योंकि पेशे से आप साइकोलॉजिस्ट थे, एडिक्ट्स के साथ आपने ये काम किया, उसके अलावा आपने साइकेट्री के वाले से काम किया। जब इनके साथ आपने काम स्टार्ट किया, शुरू में क्या, क्योंकि नया काम तो आपने किया ना, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए इसमें? मुझे शुरू से ये था कि कुछ थोड़ा सा कुछ लोगों की तरफ से डराया भी गया, हौसला किया गया कि इन लोगों के साथ नाम टैच होगा कि इनके साथ काम करते हैं तो लोग पता नहीं क्या स्टिग्मेटाइज करेंगे जिस तरह से लोग इनको करते हैं, या और इस तरह से। तो आई वाज अ लिटिल बिट रिलक्टेंट, कोई मुझे बहुत ज्यादा इशू नहीं था कि मुझे काम तो करना है, जब हम इसी फील्ड में इन्हीं तरह के लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिनके साथ कहीं ना कहीं कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, तो इनके साथ क्यों नहीं काम करना चाहिए। तो इस तरह से स्टार्ट में यही था कि ये लोगों से, जिस तरह से एक्चुअली असली बात ये है कि जैसे हम इन लोगों की तरफ से रिलक्टेंट हैं, हम इनकी तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाते, हम इनसे बात नहीं करते, तो सेम इज विद देम, वो लोग भी इसी तरह से इतनी जल्दी अपने आप को खोलते नहीं है, इतना कंफर्टेबल नहीं होते, वो दूसरे लोगों को दुनियादार कहते हैं। तो क्या वो भी ऐसा ही होता है कि हम इन दुनियादार लोगों से दूर ही रहें तो बेहतर है। तो इनका ट्रस्ट, सबसे पहली बात होती है कि ट्रस्ट बिल्ड करना, फिर ऐसा ऐसा सिलसिला चलता गया। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा हो गया, अब तो कोई ऐसा वो फीलिंग्स ही नहीं आती कि हम आपस में, ओके आई फील गुड कि मुझे, मैं जैसा कि पहले कह रहा था कि मुझे अच्छा लगता है कि मुझे इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। सर इसमें एक चैलेंजेस की हम बात ही करते हैं, इसमें कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आपने शुरू में कहा कि रिलक्टेंट थे, लोगों ने डराया, और लोग तंज भी करते हैं कि जो इनके साथ काम करते हैं वो इनकी तरह के हो जाते हैं, थोड़ा इस तरह की चीजें आपने फेस की? फैमिली की तरफ से या फ्रेंड्स वगैरह को, जिसको फर्स्ट टाइम बताते हैं कि जी यार आप लोगों की बात छोड़ो, हम साइकेट्री फील्ड में काम करते हैं, मैं ज़हनी मरीजों के हॉस्पिटल में काम करता हूँ, स्टार्ट से काम किया, तो हमारे बारे में तो लोग वैसे ही कहते हैं। अभी पिछले दिनों में अपने एक नेबर के साथ बैठा हुआ था, दे वर न्यू कमर्स इन दैट एरिया, तो वो उनसे मैं बात करते हुए जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया तो आगे से उसकी जो चेहरे का एक्सप्रेशन थे वो देखने वाले थे, तो मुझे कहता है अच्छा चलिए ठीक है फिर ऐसे ही है, मैं कहा जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ज्यादा बात नहीं करते हमसे, तो फिर ऐसा तो होता ही है, मैं कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही होता है, आप जैसा सोच रहे हैं आप सही सोच रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो भी सोचें। लेकिन जब उनको कभी किसी फैमिली में मेंटल हेल्थ इशू के साथ जब वो आएंगे, जब वो हमसे मिलेंगे अपने किसी सफरिंग के साथ, अपनी किसी प्रॉब्लम के साथ, तो उनका एटीट्यूड चेंज होता है, बहुत ही मजा आता है कहने में। हम मजे लेते नहीं है, बात यही है कि ये अगर साइकियाट्रिक फील्ड लगाओ या ये ट्रांसजेंडर्स वाली, तो ये बहुत तकलीफ प्रोसेस है। जिस तकलीफ से फैमिली गुजर रही होती है उसको क्या एंजॉय करना, ये है कि हमारी कोशिश होती है एज अ प्रोफेशनल कि हम उनकी सफरिंग्स को, उनकी तकलीफों को कुछ कम कर सकें और उनके अंदर ये हिम्मत पैदा कर सकें कि वो भी ऐसे लोगों के साथ बेहतर तौर पर डील करें। बेहतरीन बात। अच्छा सर, आज का हमारा बेसिक मकसद है कि इस कम्युनिटी के बारे में बात कम होती है, तो इनके इश्यूज के बारे में बात की जा सके जरा। तो आप तो इनके साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इकोनॉमिकल हर तरह के मामलात में इनको फैसिलिटेट करते हैं, इनके ये मसले सुनते हुए आ रहे हैं। तो अगर हम साइकोलॉजिकल इश्यूज की बात करें या फिजिकल इश्यूज की, ज्यादा इनके इश्यूज क्या होते हैं, आप कोई स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हैं? देखो हसीम, आपने अभी कहा कि ये इंसान है, तो इनके साथ इंसानों वाले सारे इश्यूज हैं, चाहे आप फिजिकली कह लो, साइकोलॉजिकल इश्यूज कह लो, इनके साथ हर तरह के इश्यूज। बल्कि हम अगर ये बात कहें तो ज्यादा बेहतर होगा कि इनके इश्यूज को मल्टीप्लाई कर लो आप। मल्टीप्लाई, ये बात है, इनके इश्यूज को आप मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि इनको वो कोई फैसिलिटी, कोई सहूलत ऐसी मिलती ही नहीं है जिससे ये वो अपना कोई फिजिकल इशू है या कोई साइकोलॉजिकल इशू, कोई इशू है तो उस पे ये कोई इलाज करवा सके। इनको तो हॉस्पिटल्स में
इनके ऊपर रूटीन, ऐसे इनके ये कहीं चले जाएं। ट्रांसपोर्ट इन के लिए आप जाएं, ट्रांसपोर्ट में कहीं को जाना पड़ जाए, ऐसे। लोकल ट्रांसपोर्ट ये लोग यूज नहीं कर पाते, नहीं कर तो पाते। इनके लिए आप मुझे ये बताएं कि कहीं पे कोई ऐसी फैसिलिटी जहाँ पे ये इज्जत वाले तरीके से जाएं, जाके अपना इलाज करवा सके, और फिर ये लोग जाते भी नहीं है। आप यकीन करोगे कि हम लोग जब मेडिकल कैंप करते हैं इनके लिए, इनको मैं अपने पास बिठाता हूँ, इनकी डायबिटिक्स बहुत सारे हैं इनमें से, हाँ जी। हाइपरटेंसिव बहुत हैं, तो जब इनकी शुगर चेक करवाई जाती है तो 400 500, इट इज वेरी नॉर्मल, इट इज वेरी नॉर्मल नॉर्मल फॉर देम ओनली थिंग नॉर्मल नॉर्मल अमंग देम कि 400 शुगर है, 500 शुगर है, और वो बेचारे हंस रहे डॉक्टर से हैरान हो हैं, जाते हैं, हैं। बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स उनको कहते हैं जी इनको तो फौरन एम्बुलेंस में बिठाएं और इमरजेंसी में भेज दें, और वो लोग हंस रहे होते हैं। और वो कह रहे हैं जी ये तो दिस इज अवर रूटीन, ये तो नॉर्मल बात है। और फिर क्या होता है कि कभी उनके गुर्दे फेल हो गए तो उनकी डेथ की खबर आ गई, कभी उनके एकदम से किसी और चीज पे अटैक हो गया तो उनकी डेथ की खबर आई। तो आप ये देखें कि एक ऐसा कोई ऐसी बीमारी जिस पर बहुत आसानी से काबू पाया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, उस इश्यूज के साथ हेल्थी लाइफ गुजारी जा सकती है। जब उसका भी ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो वो डेथ की तरफ उनकी अल्टीमेटली लाइफ का क्या उनका हाल होता है। कुछ इनके सर साइकोलॉजिकल इश्यूज हम और दूसरा ये है कि मैं जिस कम्युनिटी में इन लोगों के साथ जो काम करता हूँ उनकी एज 50 प्लस है। यस। तो उस एज में देखें नॉर्मल लाइफ में भी 50 की एज 50 में जब इंसान आ जाता है तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, और इनके इश्यूज इसलिए भी डबल हो जाते हैं कि इनको सपोर्ट कोई नहीं मिलती। इनकी बहुत सारे इनकी औलादें नहीं है, इनके फैमिली सपोर्ट नहीं है, इनको सोशल सपोर्ट कोई नहीं है, इनके लिए कोई वेलकम इनको कहीं नहीं किया जाता। इनकी डाइट सबसे बड़ी बात जो प्रॉब्लमेटिक चीज है कि डाइट, इनको सर, प्रॉपर आप डाइट बात नहीं थोड़ी- लेते ये। थोड़ी सी बात आपसे मैं काटूंगा जी। इनके बारे में सर। हम एक चीज देखते हैं अपनी सोसाइटी में कि ये लोग तो बड़े पैसे कमाते हैं, ये लोग तो, और ये सारी चीजें हैं, तो आप कह रहे हैं कि इनको पैसे हाँ, ये एक्चुअली ये भी लोगों का एक थोड़ा सा इनके बारे में है कि इनके पास बहुत ज्यादा बहुत पैसा पैसे है। हैं, इनको आप बहुत आज सिर्फ देखें कि अब हम घरों में जो फंक्शंस करते हैं जो इनके बारे में होता है कि ये फंक्शन वगैरह करते हैं, हाँ। तो अब हम अपने घरों में इन लोगों को कहाँ इनवाइट करते हैं कि यहाँ पे फंक्शंस करें। लेकिन आज पहले मेले ठेले होते थे जो हाँ। ये बताते हैं, जिस तरह से हम इन लोगों को देखते हैं, तक मेले ठेले होते थे तो वहां पे भी इनकी अर्निंग कुछ हो जाती थी, लेकिन अब वो मेलों का वो एक कल्चर जो था वो खत्म हो गया, घरों में जो फंक्शंस वगैरह थे उनका वो भी कल्चर खत्म हो गया। तो आपको देखो कि मैं तो ओल्ड एज की बात कर रहा हूँ, आपको सड़कों पे भीख मांगते हुए यंग लोग नजर आएंगे। इसका मतलब यही है कि यंग एज में भी उनको उस तरह से रोजगार उनके पास नहीं है, उनके पास इतनी इनकम नहीं है। और इनकम मतलब कि फिर ये है कि हर इंसान का एक शौक होते हैं, ख्वाहिशें होती हैं, जो थोड़ा बहुत ये कमा लिया उस एज में खा लिया पी लिया, सेविंग इतनी नहीं करते ये लोग। और मजे की बात बताऊं, जो सेविंग इनके पास होती है, कुछ पैसे कलेक्ट करते हैं, फैमिली की अगर हम आगे जाकर अगर बात करेंगे तो फैमिली को कभी सपोर्ट नहीं करती, लेकिन ये लोग हमेशा अपनी फैमिली को उसी इनकम से सपोर्ट करते हैं। हाँ। तो फिर सेविंग्स इनके पास कहाँ से आएंगे? ये अपनी बहनों की शादियां करते हैं, या अपने माँ बाप का इलाज कराते हैं, माँ बाप को हज करवाते हैं, घर की अगर जरूरत है तो उस घर बनाने में भी हेल्प करते हैं, जिस घर का कर सकते हैं, जिस घर में से इनको शेयर नहीं मिलता। हाँ। तो फिर इनके पास हम अगर 50 साल 60 साल की एज में ये लोग पहुंच जाते हैं, कुछ पहुंच भी जाते ही हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि इनके पास वो सेविंग्स कहाँ से है? जब इनके ऊपर घर से इनको निकाल दिया जाता है, मार पीट के किसी भी तरीके से मना कर दिया जाता है कि हमारे घर में नहीं आना, लेकिन अगर घर वालों को सपोर्ट की जरूरत होती है, कभी किसी भाई की डेथ हो जाती है, उसके बच्चे हैं तो उसके मरे हुए उस भाई को जिसने इनको घर से निकाला होता है, उस भाई के बच्चों की इन्होंने मदद करनी है। अच्छा, आपके पास ऐसी सर कोई मिसालें हैं कि जो वाकई में फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं? बेशुमार। मैं तो ये बेशुमार मैंने कुछ अर्सा पहले, क्योंकि हम इनके घरों में भी जाते हैं, मैं जाता हूँ घरों में अपने लोगों के साथ विजिट करता हूँ इनके घरों के इनके डेरों को। तो एक जगह पे एक चारपाई थी और एक चटाई बिछी हुई थी, और उस कमरे में पंखा नहीं था। यही सीजन था, यही मौसम था। इस मौसम में पंखा नहीं था, तो मैंने उनसे कहा कि आपने इतना एक कमरा है, साइड पे चूल्हा पड़ा हुआ है, तो 2-4 बर्तन पड़े हुए हैं, एक चारपाई है और एक चटाई पड़ी हुई है, तो किस तरह से मैनेज करते हैं? तो उसने मुझे बताया कि हम लोग 2 इस कमरे में रहते हैं, जिसमें सिर्फ 2 ही लोगों की खड़े होने या बैठने या सोने की गुंजाइश। जी। तो उसने कहा कि एक चारपाई पे सो जाता है, एक में हम लोगों में से चटाई पे सो जाता है। तो मैंने कहा जी घर वाले आपके? कहते जी वो 2-3 गलियां छोड़ के रहते हैं। मैंने कहा आप घर नहीं जाते? कहते नहीं, घर वाले हमें नहीं मुझे नहीं घर में बुलाते, और मेरा बाप भी नहीं है और मेरा भाई भी नहीं है। बेवा माँ को भी मैं सपोर्ट करता हूँ, और बेवा बापी जिसके 3 या 4 बच्चे थे उनको भी मैं सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट भी कर रहा है, उनके पास भी नहीं रह सकते। और लेकिन
उसी घर में जाने की इजाजत नहीं है कि ये हमारे घर में आएंगे तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, लोग बातें करेंगे। घर वाले सपोर्ट ले लेते हैं, लेकिन इनको वो प्यार से थपकी देना भी जो है वो भी पसंद नहीं करते हैं। बल्कि एग्जाम्पल में मेरे पास हम लोग चूंकि ट्रेनिंग भी करवाते हैं यंग फादर्स की, उनकी एजुकेशन में हेल्प भी करते हैं, उनको टेलरिंग वगैरह की ट्रेनिंग करवाते हैं, एजुकेशन की भी ट्रेनिंग करवाते हैं, ताकि जो यंग लोग हैं, यंग जनरेशन है, वो अपने इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने और अपना अच्छे रोजगार की तरफ आए। तो एक यंग मदर्स का उससे मेरे बात करने का मौका मिला। उसने मुझे कहा कि मेरी 6 बहनें हैं एंड आई एम द ओनली ब्रदर ऑफ देम। 3 बहनों की शादियां हो चुकी हैं, उस वक्त हो गई जब मैं छोटा था, जब मैं अभी इतना प्रोमिनेंट, मेरे ये जो चीजें थी प्रोमिनेंट नहीं थी। तो मेरी 3 बहनों की शादियां हो गई और अब 3 बहनों की शादियां नहीं हो रही मेरी वजह से। सब लोग यही कहते हैं कि जब तक ये घर में है ये शादी किसी बहन की नहीं होगी। जब तो मेरी बहनों का रिश्ता आता है तो गली वाले मोहल्ले वाले पहले उनको बता देते हैं कि इनके घर में ख्वाजा सर आ जाता है, और वो उसी तरह से वो वापस चले जाते हैं। और माँ जैसा काइंड और हमदर्द फिगर कोई नहीं होता, माँ ही होती है। अब वो कहता है कि मुझे मेरी माँ ने आके कह दिया है कि बच्चे तुम घर से चले जाओ, हमारी बहनों की मैं शादी कर। सर ये तो हमारे कह ले कि मुआशरे की भी तो है ना, ये हम सिर्फ फैमिली को ब्लेम करके हम बैठ जाते हैं। तो आप ये देखें कि अब उसकी आंखों में इतने आंसू थे जब वो ये बातें मुझे बता रहा था कि सर मुझे बताएं कि मैं घर से कभी बाहर नहीं रहा, मैं कभी घर से गया नहीं, मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, मैं कमा नहीं पाऊंगा, सिर्फ मुझे ये बता दिया जाए कि मैं कहाँ अब कोई ना कहीं जाके उसने एक्सप्लॉइट होना है। तो ये हम ब्लेम इनको देंगे कि जी ये लोग ऐसे हैं। यही बात है, कोई ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे एंड देन पूरा देखिए ना, अब जब बच्चे को घर से इस तरह से निकाल दिया जाए कि उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसके पास कोई स्किल नहीं है, हमने उसको बेयारो मददगार सड़क पर छोड़ दिया। एक बच्चा निकला ही नहीं है घर से, वो आप एक पैम्पर्ड चाहिए कह लो या पैम्पर्ड नहीं भी है, एक बच्चा एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहने का आदी है। घर तो घर है ना, बाहर कभी छत तो अपनी है। घर में एक जो घर का सपोर्ट सिस्टम है वो किसी ना किसी तरह से मिल रहा था, लेकिन जब उनको घर से निकलने पे मजबूर कर दिया जाएगा तो फिर वो सोसाइटी के रहम करम पे होगा कि जो उसके साथ जो मर्जी एक्सप्लॉइट करते उसको। एग्जैक्टली ऐसे। अच्छा, एजुकेशन की बात करें इनकी, अगर एजुकेशन है एम्प्लॉयमेंट में, तो इनको चैलेंजेस तो फेस करने पड़ते हैं। आपके एक्सपीरियंस में कोई लोगों ने आपको बताया हो कि सर हमारे साथ ये हुआ है, इस तरह की चीजें, किस तरह की चैलेंजेस? अभी मैं पिछले दिनों हमारे उनसे मैं बात कर रहा था, एजुकेशन की ही बात कर रहा था। उसी में जब मैं छोटा सा था, बच्चा था, स्कूल जाना शुरू हुआ तो मेरी चूंकि इंटरेस्ट जो थी लड़कियों के साथ बैठना, लड़कियों के साथ खेलना, तो मुझे तो पहले उस सूरत में ही स्टूडेंट्स की तरफ से बुली किया जाता था कि ये लड़कियों में जाके बैठ जाता है, लड़कियों में घुसता है। जब ये बात थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुई, मेरे घर वालों तक पहुंची, तो उन्होंने मुझे स्कूल से उठा दिया। और स्कूल से ही नहीं सिर्फ उठा लिया, बल्कि वो कहता है कि मैं मस्जिद में पढ़ने जाता था, मुझे मस्जिद से भी उठा लिया गया। मेरा बाप, मैं अगर घर से बाहर जाता था तो मेरा बाप मुझे मारता था। मेरा कोई भाई देख लेता था, 5 भाई थे वो, तो कोई भाई देख लेता था, वो मुझे मारना शुरू कर देता था। तो रिजल्ट क्या था कि मेरी माँ ने मुझे घर से निकाला ही नहीं थे। मुझे घर से निकलने की परमिशन ही नहीं देती थी कि घर जाएगा, भाइयों को या बाप को कोई दूसरे लोग, उनके दोस्त इस तरह की बात इसके बारे में बताएंगे, ये फिर मार खाएगा। तो कहता थी मैंने तो बंद कमरे में जिंदगी गुजार दी है, अभी फैमिली के साथ ही 40-50 साल एज, फैमिली के साथ क्या रहना है कि ना मारे ही ना बाप था, भाई को रखने को तैयार नहीं। अब वो एक ख्वाजा सलाम के डेरे पे ही रह रहा है, लेकिन क्या करे, फिर कहाँ जाए जब भाई नहीं रखेंगे, कोई बहन नहीं रखेगी, माँ बाप रहे नहीं, तो फिर अपने ही जैसा, आप देखें ना, आप यू आर अ नॉर्मल पर्सन, आप अपने जैसे दोस्तों में, अपने जैसे लोगों में रहना पसंद करेंगे, तो फिर ये लोग भी अपने जैसे लोगों में चले जाते हैं, ताकि वहां पे उनको इस तरह से ह्यूमिलिएट नहीं किया जाता है, डिस्करेज नहीं किया जाता, अप्रिशिएट किया जाता है, या इनकी बात सुन ली जाती है, क्योंकि वहां पे सब लोग मिलते जुलते हैं, एक जैसे होते हैं, तो फिर ये अपने जैसे ही लोगों में रहना कम से कम एक्सेप्टेंस मिली होती है, बैठ के किसी के साथ बात कर सकते हैं अपने दिल की। बेहतरीन। अच्छा सर, इनके बारे में थोड़ी सी हम ना मिथ्स के बारे में बात करेंगे कि हमारे यहाँ पे माशरे में बहुत सारे मिथ्स मशहूर हैं कि ये ऐसी होती है वैसे होते हैं। आपने सिर्फ हमें बताना है कि आपका क्या ख्याल है, क्योंकि आपका चल रहा है, इनके साथ एक एक्सपीरियंस चल रहा है, आपका एक ताल्लुक डिफरेंट है इस कम्युनिटी के साथ, और हमारा तो कह रहे हैं हमारा क्या ही ताल्लुक होता है, हमने देखना है उनको। अब सबसे पहली बात यही है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आसिम आपका कोई ऐसा दोस्त है, आप कहेंगे नहीं। आसिम आपने कभी इनसे बात की, आप कहेंगे नहीं। मैं कहूँ कि आसिम आप इनसे कभी इनको पैसे वगैरह देने के अलावा कभी इनके साथ बात करने की कोशिश की? नहीं। क्यों?
शर्म महसूस करते हैं। किस बात की बहुत शर्म? सारे वो इंसान है, कोई चोरी नहीं करते, कोई डाका नहीं डालते, कोई इस तरह से किसी और चीज में एंगेज नहीं है, इवन देन हम शर्म करते हैं। तो असल बात तो ये है कि ये सोसाइटी को समझने की जरूरत है कि हम इनके साथ ऐसा एटीट्यूड इनकी तरफ क्यों रखते हैं। सर मिथ्स पे बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली जी। इनके बारे में मिथ है कि ख्वाजा सजाई अटेंशन सीकर होते हैं, लोगों को मतवज्जा करने के लिए इनके अंदर ये अपनी सारी चीजें डेवलप करते हैं। देखो आसिफ, हम अटेंशन सीकर किसको कहते हैं? कुछ लोग वैलिडेशन चाह रहे होते हैं, वो चाह रहे हैं कि उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनको वैलिडेशन की जरूरत होती है, या अपनी कोई डिमांड्स पूरी करवाने के लिए, या नेगेटिवली भी कह लो अटेंशन सीकिंग, या पॉजिटिवली कह लें कि कुछ लोगों को इस तरह से होती है। असल बात ये है कि ये अगर अटेंशन हासिल करना चाहते हैं तो उसके बदले में इनको क्या मिलता है? बदतमीजी, तज़हीक, इनको हुटी, इनके साथ मजाक, इनका हर वो एक्सप्लॉयटेशन, हर तरह का बुरा सलूक। तो ये कहाँ के अटेंशन सीकर होंगे भाई? अटेंशन सीकर को जब एक सेटिस्फेक्शन मिलती है ना अंदर से, कि चाहे वो छोटा बच्चा है, अटेंशन सीकर है, वो रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, तवज्जो करेगा तो उसको माँ का प्यार मिलेगा, उसको आसपास के लोगों की तवज्जो मिल जाएगी। तो आपके मुताबिक ये इनको जो तवज्जो मिलती है वो तवज्जो इस काबिल है कि किसी को मिले। क्या हकीकत बात सर। अच्छा, ये कहते हैं कि ये सिर्फ वेस्टर्न कल्चर का असरात है सारे, ये ऐसी चीजें नहीं है, वहां से हैं ये सारी चीजें? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरे पास जो कम्युनिटी आती है जिनकी एज 50 साल 60 साल, तो वो बेचारों को वेस्टर्न कल्चर का क्या पता, उनको क्या पता कि वेस्ट में क्या होता है। वहां पे तो अप्रिशिएट किया जाता है या कुछ भी है, इस तरह से ह्यूमिलेशन उनकी नहीं होती। जिस तरह से उनके लिए लॉज हैं या उनके ह्यूमन राइट्स पे वो लोग काम करते हैं, इन बेचारों को उनका क्या पता कि उनको राइट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते। इनको तो अपने घरों से राइट नहीं मिलते, तो इन्होंने वेस्ट से या गवर्नमेंट से इन्होंने कौन से राइट्स लेने हैं। अच्छा, इनके बारे में कहते हैं कि ये बुराई फैलाते हैं मुआशरे में, कहीं ना कहीं इनका कोई पॉजिटिव रोल नहीं है। आपने इनका पॉजिटिव रोल देखा नहीं है। आपने इनको लोगों की सुनी सुनाई बातें कि ये बुराई फैलाते हैं, बिल्कुल नहीं। ये लोग नमाज़ें भी पढ़ते हैं, इन लोगों ने माशाल्लाह से उम्रा भी किए हुए हैं। आपके पास कोई ऐसी एग्जांपल? बेशुमार एग्जांपल्स हैं। ये लोग तबलीग पे भी जाते हैं, बल्कि आपने दूसरे चैनल्स पर भी कुछ लोगों को देखा होगा, इनके इंटरव्यूज मैंने भी देखे हैं, जो मेरे पास आते हैं। उन्होंने जब इनको, मैंने बताया ना कि इनको तो कोई अपने पास बैठने नहीं देता, कोई इनसे बात नहीं करता, इनको मस्जिद और हॉस्पिटल्स में नहीं, बसों में नहीं, किसी और जगह पे नहीं, इनको तो मस्जिदों में भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता कि ये मस्जिद में आके नमाज भी पढ़ लें। तो इस तरह से कुछ लोगों ने बहुत दिलगिरफ्ता होकर अपनी मस्जिद एक बनाई, और सिर्फ मस्जिद अपने लिए नहीं बनाई बल्कि वो दूसरी कम्युनिटी, वहाँ पे सब लोग जाएं, वहाँ पे ये नफल की नमाज पढ़ते हैं, लोगों को नमाज पढ़ना सिखाते भी हैं, लाहौर में ही है, और छोटे बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाते हैं। तो आप इनकी पॉजिटिव चीजों की तरफ देखें तो सही। हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे जो यकीन करते हैं, या फिर हम इनके चेहरों पे मेकअप, ज्यादा चेहरों को देख के खुश होते हैं, लेकिन मेकअप को जब हम मेकअप को उतार के देखें और पीछे तकलीफें देखें, फिर हमें पता चलेगा कि ये किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। और बहुत सारे लोग, बेशुमार लोग इन सारी चीजों के बावजूद अपनी जिंदगी को किस तरीके से पॉजिटिविटी गुजार रहे हैं। इनके ऐसा कोई मैंने पहले भी क्वेश्चन पूछा, वो आपकी माशाल्लाह एनर्जी इतनी है कि वो क्वेश्चन हमारे बीच में रह जाते हैं। टॉपिक कैसा है, ये टॉपिक कैसा है कि काम करते हुए जब इनके साथ काम करते हैं तो वो एक दिल से फीलिंग्स आती हैं इनके लिए कि यार ये बड़े प्यारे लोग, बहुत खूबसूरत लोग, बहुत मोहब्बत और हसास लोग हैं। सर कोई पढ़े लिखे ट्रांसजेंडर भी हैं आपके पास में एनरोल हुए हैं, या उस तरह से आप जानते हैं? हमारा जो काम था वो ऐसा था कि जो बहुत डिजर्विंग लोग हैं, पढ़े लिखे लोग जिनको फैमिली सपोर्ट करती है। असल बात ये है कि फैमिली, पढ़ी लिखी फैमिलीज हैं या कुछ फैमिलीज अपने बच्चों को अगर सपोर्ट बेहतर तरीके से करते हैं तो वो पढ़ लिख भी जाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी अब थोड़ा बहुत कोटा सिस्टम आ गया है, इन लोगों को जॉब्स भी दी जाती हैं, या जहाँ जहाँ पे एक्सेप्टेंस है वहाँ पे इनको कुछ जॉब्स वगैरह दे देते हैं। जैसे कि हमारे ही इदारे में 10 से 15 लोग इस टाइम पे भी फजस्ता काम कर रहे हैं, लेकिन तकलीफें बहुत हैं। मैं एक बच्चे की आपको कहानी सुनाता हूँ थोड़ी सी। वो ये कि उसने बीकॉम किया हुआ है, और बीकॉम किस तरह से किया कि टोटल बाप की कमिटमेंट थी। बाप ने सुबह उसको स्कूल छोड़ना है, वापस लेना है, बाप ने कॉलेज छोड़ना है बच्चे को। ट्रांसजेंडर बच्चे के बारे में बता रहा हूँ कि जिसके बाप ने उसको बहुत सपोर्ट की, लेकिन उसके बाद सोसाइटी ने क्या किया, बीकॉम करने के बाद उसने जब जॉब लेने के लिए चला गया बैंक में, किसी न किसी तरीके से उसको जॉब मिल गई, लेकिन उसको इतना हरासा वहां पे किया गया कि वो बच्चा कुछ ही अर्से बाद जॉब छोड़ने के लिए। सर वही मैं पहले हमने बात की कि फैमिलीज के अलावा ना ज्यादा रोल मुआशरे का, फैमिलीज एक्सेप्ट कर भी लें, मुआशरा नहीं कर देता। आपकी सोसाइटी, आपके आसपास के लोग आपको किसी न किसी तरह से तंग करके ना फैमिली को मजबूर कर देते हैं। जैसे आपने पहले वो मिसाल एक दी कि जिनकी बहनें थी, अब वो
एक माँ के पास ऑप्शन होंगे, 3 बेटी हैं, एक उनका बच्चा है, तो माँ ने चूज तो करना ही है ना कुछ की बेटियों की शादियां भी करनी है, उसकी बेचारे की जिंदगी तो पहले ही उस लेकिन तरह ये से देखा ना कि उस बच्चे का क्या कसूर है इसमें? यही ना, ये अब कि ओवरऑल वो हमें बच्चा चीज पे काम करने की ये जरूरत है। सेंसिटिव, क्योंकि ये लोग सेंसिटिव होते हैं, बेहतर लोग होते हैं, ये तो ज्यादा उस मामले को किसी बारीकियों को समझने वाले होते हैं कि उतने हमदर्द गमखार लोग इस तरह के ही हैं। सर कोई आपके 10 साल एक्सपीरियंस में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा वाकया दिल को छू जाने वाला है? बेशुमार। आसिम, मैं अक्सर लोगों को कहता होता हूँ कि अखबारें जहाँ एक आता था वीकली मैगजीन, उसमें 3 होते 3 कहानियां होती थी। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास अगर 1400-1500 लोगों के साथ में इतने अरसे में मिला हूँ, बात की है, तो 1400 कहानियां 1500 कहानियां इन लोगों की है। लेकिन हर कहानी के पीछे एक तकलीफ है, हर कहानी के पीछे एक अजियत है। एक 60 साल का बुजुर्ग जो मुझे अपनी टांग से कपड़ा उठा के दिखाए कि ये बचपन में मेरे बड़े भाई ने ये मेरी टांग तोड़ी हुई है, सिर्फ इसी बात में ही कि मुझे जो थोड़ा सा मैं डेविएट कर रहा था सोसाइटी से, नॉर्मल बच्चों से, दूसरे बच्चों से, नॉर्मल तो ये लोग बोलते हैं, नॉर्मल वो दूसरे नहीं है जो इनको इस तरह से इनको नॉर्मल रहने नहीं देते। तो आप देखो वो कितनी अजीब बात है, कितनी तकलीफ वाली बात है कि मार मार के यहाँ तक कि उसकी टांग तोड़ दी। आपने सारी जिंदगी अगर उसको कुछ दे नहीं सके तो उसको माजूर बना दिया। सर इसमें एक चीज अगर मैं यहीं पे क्लियर करता जाऊं कि सख्ती करके इनको सुधारा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल बच्चों में भी चीज देखते हैं कि बच्चों के अंदर इस तरह की चीजें आ रही हैं, नहीं, सख्ती तो किसी चीज का भी हल नहीं है ना। अब तो स्कूलों में भी लिखा होता है कि मार नहीं प्यार लेकिन अब सख्ती तो किसी भी मामले में नहीं। एक्चुअली बात ये है कि ये लोग मोहब्बत डिजर्व करते हैं, ये लोग प्यार डिजर्व करते हैं। अगर फैमिली को प्यार से डील कर रही होती, प्यार से डील करे, और उन हर देखना, जैसे आपको क्रिकेट का शौक है तो फैमिली आपको सपोर्ट करेगी कि क्रिकेट खेलें। अगर इनको कोई इनके शौक के मुताबिक इनकी ट्रेनिंग कर दी जाए, एजुकेशन, अब तो हर तरह की एजुकेशन हर जगह पे अवेलेबल है, तो इनको पढ़ा दिया जाए, पढ़ाया लिखाया जाए, इनकी अच्छी ट्रेनिंग कर दी जाए, इनको स्किल्स अच्छी दे दी जाए, तो ये बेहतरीन माशरे का बेहतरीन रुकन बनते हैं ये लोग। अरे सर कोई मजे का वाकया आपने सुना हो कि किसी ने जबरदस्ती की हो, सुधारने की कोशिश की हो, या कोई इस तरह? मैं बता रहा हूँ कि ये जबरदस्ती सुधारने की कोशिश ही है ना कि टांग तक तोड़ दे। नहीं, एक ये तो चले उन्होंने बड़ी ज्यादती कर दी हो, ये सारी चीजें। कोई फनी वाकया है आपके पास ऐसा? अभी मैं कल परसों किसी से बात कर रहा था तो उसने कहा कि जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मेरी फैमिली में पहलवान रहते थे। ज्यादा पहलवान, मेरा बाप, मेरा ताया, मेरे कजन्स, मेरे चचा, सारे वो इस रेसलिंग का उनको वो उन्होंने खड़ा टाइप जिस तरह से होता है तो उस तरह से बनाया हुआ था। तो कहता मुझे भी वो ले जाते थे। अब मैं अंदर से तो वो अपने आप को एक नजाकतों वाली लड़की समझ रहा हूँ कि मैं तो लड़की हूँ, लेकिन जिस्म फैमिली की तरह एक भारी भरकम लंबा चौड़ा किया हुआ। तो कहता कि जब वो मुझे कहते थे कि इनके साथ मुकाबला करो तो मेरे अंदर वो फीलिंग्स ही नहीं आती थी मुकाबला करने वाली। तो वो मेरे बाप, मेरे चाचा जो मुझे देखते थे वो मुझे उल्टी गालियां निकालते थे, तुम क्या कह रहे हो, उठा के मारो इसको, पटको इसको। तो कहता तंग आके उन्होंने भी पीछा छोड़ दिया मेरा कि ये इस फील्ड ये है ही नहीं, जो उनके अंदर एक चीजें हैं उनको बदलना बहुत मुश्किल है। तो ज्यादतियां हमें नहीं करनी चाहिए बेसिकली उनके साथ। और इनको मतलब कि इनके एज इट इज एक्सेप्ट करके, या जिस तरह से हम कहते हैं कि बच्चे का जो एटीट्यूड है उसको उस तरफ जाना चाहिए, तो हम बच्चे को नेगेटिव की तरफ ना जाएं। मतलब कि अगर हम समझते हैं कि ये नेगेटिव एक्टिविटीज की तरफ जाएगा तो उसको हम पॉजिटिव एक्टिविटीज की तरफ भी तो ला सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग इतने लोगों के साथ काम करते हैं, दे आर वेरी मच डिसिप्लिन्ड, बहुत सारे स्किलफुल है सर, स्किलफुल है काम, सारी चीजें बड़े काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारे काम ये लोग करते हैं, सिलाई कढ़ाई का काम, स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी बड़ी अच्छी ये लोग करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे काम ऐसे हैं जो इनके एप्टीट्यूड के मुताबिक हैं। सर अब एक हमारा जो है ना रैपिड फायर का सिस्टम है, कि इनके बारे में छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे, आपने वन लाइनर, वन वर्ड, जिस तरह आप कंफर्टेबल हो आपने आंसर देना है। अगर मैं कहूं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक लाइन में आप डिफाइन करें। इंतहाई खूबसूरत, एहसास करने वाले, हसास दिल लोग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड था कि हसास, दूसरों से इनको थोड़ा सा डिफरेंट आप ट्रीट करें। सर इनके लिए एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि सिंपैथी होनी चाहिए? एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, सिंपैथी तो बात की बात है। पहले तो वो इनको एक्सेप्ट तो करे कि ये इंसान है। इसमें अगर आपको मुझे थोड़ा सा मौका दें बात करने का, तो आपका है। हाँ आप सारी बात करें। बहुत शुक्रिया। ये काफी पुरानी बात है, जब अभी मैंने इस प्रोजेक्ट का थोड़ा सा हिस्सा था। फॉर्मली मैं इस प्रोजेक्ट में नहीं था, लेकिन वॉलंटियर, एज अ वॉलंटियर मैं काम कर रहा था। तो एक जगह पे मैं फ्रेंड्स के साथ बैठ के चाय पी रहा था। वहां पे यंग 24-25 साल एज होगी उनकी, 2-3 लोग आ गए फॉर बैटिंग। तो मैंने उनको पास बिठा के मैंने उनसे बात करना शुरू कर दी।
तो उनके बातों में जो उन्होंने एक दो बातें की, यकीन करो कि वो आज तक मेरे ज़हन में वो बातें इनकी गूंजती हैं और इतनी बहुत बातें तकलीफ देती हैं। उनमें से एक बात थी कि सर हम लोगों से गलियों के कुत्ते अच्छे हैं। अब एक इंसान अपने आप को इस तरह से जब इस लेवल पे बात करे तो आप उनका क्या ही सेल्फ क्या उसके साथ हुआ होगा, क्या क्या नहीं फेस किया होगा कि इस बात पे कहने पर मजबूर हो गया कि सर हम लोगों से गलियों के कुत्ते अच्छे हैं। क्या आप घर में पेट रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं? कहने का मतलब तो यही था। या फिर गली का आवारा कुत्ते को भी आप खाना शाना कभी दे देते हैं या कुछ इस तरह से। तो ये था कि हम लोगों से गलियों के कुत्ते अच्छे हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि हम इन लोगों के साथ कैसा सलूक करते हैं। ये अल्लाह हम लोग को हिदायत दे सोसाइटी को कि हम लोग इनके साथ थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएं और एक्सेप्टेंस की तरफ से जाएं। मिसअंडरस्टैंडिंग सर इनके बारे में एक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कह लेंगे यार ये नहीं है इनमें, लेकिन लोग समझते हैं बहुत सारी चीजें कि इनके अंदर कोई बुराइयां हैं। हमें तो ये इतने मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले लोग लगते हैं। लोग कहते हैं जिनसे दूर रहें, इनसे बचा जाए। भी क्यों दूर रहा जाए? जब हम किसी से दूर रहेंगे तो हम उनके मसाइल को नहीं समझ पाएंगे। हम किसी से बात करेंगे तो उनके मसाइल को समझेंगे, अपनी बात मनवा भी सकेंगे किसी से। कि अगर हमें कभी इनमें कोई कमी, कोताही, कोई बुराई नजर भी आती है तो इनसे मिलेंगे, बात करेंगे, इनको समझाएंगे, प्यार से थोड़ा सा इनको साथ लेके चलेंगे तो ये उन सारी चीजों से दूर हटेंगे। कोई एक पॉलिसी सर अगर आपको मिले मौका बनाने का, या पॉलिसी मेकर्स को आपको एडवाइस देना चाहें कि यार ये पॉलिसी होनी चाहिए? पॉलिसी यही होनी चाहिए कि इनको इंसान समझा जाए, इनको इंसानों वाली फैसिलिटीज दी जाए, इनके लिए एजुकेशन। मैं ये नहीं कहूंगा कि इनके लिए अलग स्कूल बनाए जाए, क्योंकि अलग नहीं, इनको सेग्रीगेट नहीं करेंगे। हम इनको सोसाइटी का हिस्सा, हम इनके लिए एक्सेप्टेंस वाला माहौल पैदा करें। हम जैसा किसी के कोई पैरालाइज होता है या कोई और इशू होता है तो हम टीचर्स को, स्टूडेंट्स को कह देते हैं कि यार इनका ख्याल रखना। तो इस तरह से हम इन लोगों के बारे में भी टीचर्स जो हैं स्टूडेंट से या फैमिली टीचर से बात कर सकती है कि यार इनके साथ भी ये कुदरत की थोड़ा सा इस तरह के है, तो इनके साथ थोड़ा सा अच्छे तरीके से अगर हम डील करेंगे तो कल कोई अच्छी जगह पे जाके आपके लिए भी प्राउड का लम्हा बनेगा, बजाय इसके कि आप इनको स्कूल से भगा दें। अच्छा सर, बहुत मजा आया आपके साथ। आपने इतना सारा इनके बारे में, लाइक हमारे लिए बड़ी एक आम बंदे के लिए जो इनके साथ इस तरह से काम नहीं करता है या हमारी इंटरेक्शन नहीं है, तो उसके लिए ये चीजें बड़ी नई हैं, बड़ी डिफरेंट है। और हम, मेरे ख्याल से मुझे ये चीज समझ आ रही है कि एक्सेप्टेंस सबसे पहले जरूरी है। एक्सेप्टेंस आएगी तो अभी चीजें तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एहसास लोग हैं इनके साथ, थोड़ा सा हमें भी उसी तरीके से चलना चाहिए। मैं फिर भी आपसे चाहूंगा कि आप ना एक सोसाइटी के लिए क्या मैसेज देंगे कि ओवरऑल लोगों को इनके साथ किस तरह के रवैये रखने चाहिए? मेरा आसिम सोसाइटी को यही एक मैसेज है कि हम इन लोगों से मोहब्बत करें, हम इन लोगों से प्यार करें। ये बहुत खुद अपने आप में से समझे, कह रहे कि हम में से हैं बेसिकली। हम इनको अपनी सोसाइटी का अपना हिस्सा समझें, अपना एक हिस्सा समझें। और हम, ये बहुत काबिल लोग हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है। हम इनकी उन टैलेंट को पहचानें, उस टैलेंट को बाहर निकालें। हम इनसे बेशुमार किस्म के पॉजिटिव काम जो ले सकते हैं हमें वो लेने चाहिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त आपने सारी हमें चीजें बताई। बहुत शुक्रिया आसिम, आपका शुक्रिया सर कि आपने मुझे आज मौका दिया कि मैं इनकी बातें लोगों तक पहुंचा। इनकी बातें सर बड़ी जरूरी थी, इनकी बात। बहुत शुक्रिया सर, आपके टाइम का बड़ा शुक्रिया। इंशाल्लाह जब मौका मिला फिर तुम्हारा सामान। थैंक यू। आई लव यू।